ओके, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू संजय पांडे क्लासेस। ठीक है, तो माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच फिजिक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आज का लेक्चर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब फील्ड की इमेजनरी लाइंस, दिमाग में ये बैठा लीजिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब फील्ड की इमेजनरी लाइन, और इसी को लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, ठीक है ना। किसी किसी बुक में लाइंस ऑफ फोर्स भी दिया हुआ है। तो क्या होती है, सबसे पहले माइकल फैराडे ने सोचा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सोर्स चार्ज के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्यू पर। बोलो, होता है कि नहीं होता बेटा? बड़ा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज E प्रोपोर्शनल टू Q होता है वहां से KQ बाई R स्क्वायर से। तो E प्रोपोर्शनल टू Q, और ये भी पढ़ रखा आपने E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R स्क्वायर। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? E से। और ये बताना है किस पर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है चार्ज पे और डिस्टेंस पर। यही बताते हो ना, चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा होगा, और डिस्टेंस बढ़ने पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कम होती है ना, डिक्रीज करती है। ये पता है। अब ये था मैथमेटिक्स तरीका। ये कौन सा तरीका है? मैथमेटिक्स तरीका है, मेथड है। अब इसी बात को माइकल फैराडे ने सोचा कुछ हम पिक्चोरियल फॉर्म बना के रिप्रेजेंट करें। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कुछ पिक्चर बना करके, कुछ ड्रॉ वगैरह करके अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करें। क्लियर ना? इस बात को किसने सोचा? माइकल फैराडे ने। सबसे पहले माइकल फैराडे ने ही सोचा, और एनसीईआरटी में दिया है इन्होंने कि जैसे मान लो कोई प्लस मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। प्लस मतलब यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको पता है कि चार्ज के सराउंडिंग क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मतलब उसका स्ट्रेंथ हम लोग कैलकुलेट करते हैं E से, है ना। मतलब E से रिप्रेजेंट भी करेंगे और इसी यही निकालते भी हैं। क्लियर है ना। फील्ड की स्पेस है, फील्ड मतलब एक स्पेस है। क्लियर है। अब इसके सराउंडिंग फील्ड बनानी है, तो फील्ड को रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? उन्होंने कहा हम इसके सराउंडिंग हम एरोज बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एरोज। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अवे फार होती है। उन्होंने एक पहले बड़ी एरो बनाया ऐसे, फिर उससे छोटी एरो, फिर उससे छोटी एरो, फिर सबसे छोटी एरो। ऐसे इस साइड उन्होंने एक बड़ी एरो, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी एरो। इस साइड उन्होंने एक बड़ी एरो लिया, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, सबसे छोटी। ऐसे उन्होंने क्या किया, एरोस से रिप्रेजेंट किया। माइकल फैराडे ने कहा अगर पिक्चोरियल फॉर्म बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हम एरोस से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एरोस से। एरोस मतलब कई एरोस से, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फार होती है, तो डायरेक्शन किधर लिया गया है, इससे बाहर की तरफ, आउटसाइड है कि नहीं। एरो किधर है? आउटसाइड है। तो इन्होंने ऐसे ही बनाया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इन्होंने कहा यही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर? इस डायग्राम से आप क्या समझ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? कि पॉजिटिव चार्ज है, जो एरो का हेड है वो क्या बताता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अवे फार होगी। क्या होगी? अवे फार। क्लियर ना? देखो अवे फार है कि नहीं है, तो ये चीज क्लियर है ना। एक चीज क्लियर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, मतलब ये उन्होंने सही दिया है। दूसरी बात क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। चार्ज जितना ज्यादा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस बात को कैसे रिप्रेजेंट करें? ध्यान, एरो की जो लेंथ है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा है,
तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगी। यहाँ एरो की लेंथ थोड़ी छोटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हो गई, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हो गई, यहाँ और कम, ऐसे धीरे धीरे क्या होती है, कम होती चली जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, क्या बताना है, मैग्नीट्यूड, वो कहाँ पे मैक्सिमम हो कहाँ पे मिनिमम होगा, वो डिपेंड करता है साइज ऑफ एरो। कहाँ पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ एरो। तो एरो की साइज जितनी बड़ी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है इतनी बात? तो मैं चाहूंगा कि पहले यह बना लीजिए अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे, अकॉर्डिंग टू फैराडे। तो फैराडे के अकॉर्डिंग ये बात सामने निकल चुकी है, ठीक है ना? इतनी बातें वैसे नोट कर लीजिए, वीडियो स्टॉप करके। ओके, बन गया। तो ये डायग्राम आगे चल क्या हुआ, मॉडिफाई हुआ। क्यों मॉडिफाई हुआ? क्योंकि बार बार एरो बनाने से अच्छा है कि कुछ ऐसा डायग्राम सोचा जाए कि एक ही एरो से काम चल जाए, एक ही एरो से काम चल जाए। तो कुछ ऐसा सोचा गया, ठीक है? तो डिस्टेंस बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, घट रही है, मतलब एरो की साइज छोटी हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है, ठीक है? चलिए, कौन सा डायग्राम मॉडिफाई हुआ? हाँ, कैसे मॉडिफाई हुआ? सिंगल सिंगल एरो से, जो ये कई एरो बना रहे हैं ना, तो सिंगल एरो बनाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अवे फार होती है। तो डायरेक्शन को ऐसे हमने दिखा दिया, इस साइड हमने इधर ऐसे दिखा दिया। पर डायग्राम टेढ़ा जो बन रहा है तो सही बनाइएगा, है ना? ऐसे देखो, ऐसे ये बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बन गई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज के लिए, है ना? तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो डायरेक्शन को लेकर कोई कंफ्यूजन, सही है ना? अब क्या क्या बताएं इसमें कि मैग्नीट्यूड, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी और कहाँ पर कम होगी, ये कैसे पता लगाएंगे? तो ये पता लगाने के लिए ये देखा गया कि जो फील्ड लाइंस हैं उसकी डेंसिटी जहां पर ज्यादा होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी। क्या ज्यादा होगी? डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइन जितना पास पास होंगी, कहेंगे डेंसिटी ज्यादा है, और वहीं दूर दूर है तो मतलब डेंसिटी कम है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे बैठे हो सामने, अभी 40 बच्चों डेंसिटी कम है, अभी 100 बच्चे भर रहे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, है ना? तो डेंसिटी बढ़ गई ना। तो डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, जितना क्लोज होंगे कहेंगे डेंसिटी उतना ही ज्यादा है। क्लियर? तो देखो चार्ज के नजदीक देखो, यहाँ पे डेंसिटी क्या है, ज्यादा है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो गई, दूर दूर हो गई थी। इस पॉइंट पर क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी वीक हो गई, और आगे बढ़ेगी तो फील्ड क्या होगी, धीरे धीरे फील्ड लाइंस उनके बीच गैपिंग बढ़ती जाएगी, और गैपिंग बढ़ने मतलब डेंसिटी कम हो रही है। क्लियर ना? आप और भी फील्ड लाइन दिखा सकते हो, लेकिन इतना बहुत है ना? तो डेंसिटी से डिपेंड करता है। हाँ, तो क्या बताएंगे, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर ना? अब एरो का जो हेड है वो डायरेक्शन बताता है, तो डायरेक्शन को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं, और जितना ये मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए हो गया। किसके लिए है? पॉजिटिव चार्ज के लिए। बता लेंगे ना? ठीक है। ऐसे नेगेटिव चार्ज अगर बनाना है तो क्या दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दिखा देंगे, टुवर्ड है ना, ऐसे। क्लियर? तो ये फील्ड लाइंस आखिर सोचा कैसे होगी? तो
ये तो होगी ना भाई रट्टा मारने वाली बात, सर आपने बता दिया हमने रट्टा मार दिया, लेकिन कैसे सोचा होगा? यहाँ पे रखे होंगे टेस्ट चार्ज, जैसे टेस्ट चार्ज मैं मान लो यहाँ रखता हूँ, यहाँ पे मैंने टेस्ट चार्ज Q0 को यहाँ रख दिया ऐसे, तो ये किधर मूव करेगा? इस डायरेक्शन में। इसको यहाँ रखेंगे तो इस डायरेक्शन मूव करेगा, यहाँ रखेंगे तो इस डायरेक्शन मूव करेगा, यहाँ रख देंगे तो इस डायरेक्शन मूव करेगा। क्लियर ना? तो यहाँ से इसका डेफिनेशन निकल के आता है, क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये क्या सच में बनी होती है? ये चार्ज के चारों तरफ हम लोग इमेजिन करते हैं, बस कॉपी पे ड्रॉ करते हैं ना, लेकिन रियलिटी क्या होती है? होती नहीं है, ये हम लोग इमेजिन करते हैं। क्लियर है ना? टेस्ट चार्ज को रख कर जहां जहां इसको रखेंगे वहां एक पाथ बन जाएगा, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखो तो यहाँ रख दो तो यहाँ एक पाथ ऐसे बन जाएगा, इस डायरेक्शन में रिपेल होगा तो यहाँ से एक इमेजनरी लाइन बना सकती हो, है ना? तो आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजनरी लाइंस along which a test charge would move if it is free to do so. अगर ये मूव करने के लिए फ्री हो तो, है कि नहीं? तो बिल्कुल फ्री है मूव करने के लिए, मतलब इस पर कोई फोर्स नहीं लगा हुआ है, तो इसको कोई अगर ये फील्ड इसको रिपेल करना चाह रहा है तो हम इधर से उसको नहीं भागने देंगे, है ना? तो बिल्कुल फ्री है कि नहीं फ्री है? तो इट इज फ्री टू डू सो। क्लियर? तो यही है डेफिनेशन इसकी। क्या बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर imaginary lines along which a free test charge, free test charge would move या can move if it is free to do so. क्लियर? यही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन बच्चों, नोट कर लीजिए वीडियो स्टॉप करके। तो यही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हेडिंग है बच्चों, अब इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है? तो पहला प्रॉपर्टी बच्चों याद रखना, फर्स्ट प्रॉपर्टी यहां है, क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and terminate at the negative charge. Clear? पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है? ओरिजिनेट होती है, और टर्मिनेट कहाँ पे होती है? नेगेटिव। मतलब मान लो कोई स्पेस है, ये बेटा देखो ध्यान दो जरा से इसको, ये क्या है? एक स्पेस है और यहाँ हमने एक रखा है पॉजिटिव चार्ज, थोड़ी दूर हमने यहाँ रखा है नेगेटिव चार्ज। अगर यहाँ से आपको कहा जाए कि बेटा यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना के दिखाओ, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है और एक तरफ क्या है? नेगेटिव। तो क्या करेंगे आप? पॉजिटिव से निकालेंगे फील्ड लाइंस, इसमें हम मिला देंगे और डायरेक्शन देंगे, पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही है, टर्मिनेट कहाँ पे हो रही है? नेगेटिव। ठीक है ना? यहाँ से निकाला ऐसे तो यहाँ पे टर्मिनेट करा दिया, ऐसे निकाले तो यहाँ पे टर्मिनेट करा दिए, ठीक है ना? तो पॉजिटिव से निकलेगी, यहाँ पे खत्म हो जाएगी। अब आप सोच रहे हैं दोबारा फील्ड लाइंस यहाँ से होती हुई यहाँ पे आएगी? तो नहीं आएगी। अगर आप ये सोचो ये फील्ड लाइंस जो यहाँ से निकाले हैं, यहाँ पे क्या हो रही है? टर्मिनेट हो जा रही है। तो क्या ये फील्ड लाइंस यहाँ से निकल गई? क्या यहाँ से निकलेगी नहीं, यहाँ से कोई इस साइड से कोई दूसरी फील्ड लाइंस यहाँ पे टर्मिनेट होगी। क्लियर?
मतलब ये एक बार निकल गई, एक बार टर्मिनेट हो गई तो हो गया, बस खत्म, दोबारा उसको निकलना नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म अ क्लोज्ड लूप, ये क्लोज लूप नहीं बनाती। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि मैग्नेट वाले केस में यहाँ नॉर्थ पोल होता है, यहाँ पे साउथ पोल होता है, तो यहाँ से फील्ड लाइंस 10th क्लास पढ़ा है ना, निकलती है नॉर्थ साउथ पोल पे आ जाती है, फिर साउथ से वापस कहाँ पे, तो ये क्या बन गया है, क्लोज्ड लूप। लूप का मतलब पाथ, बंद रास्ता, क्लियर। यहाँ से निकला, वापस यहाँ पे आया, यहाँ से होते 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 यहाँ से होते हुए, है ना, पार्टी करते हुए यहाँ पहुँच गया, है ना, फिर यहाँ पे आके स्टॉप हो गया। तो ये क्या बना दिया, एक क्लोज पाथ, जहाँ से चला वहीं पे आ गया। तो बंद रास्ता बना कि नहीं बना, उसे बोलते हैं क्लोज्ड लूप। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या होती है, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये भी इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी है, इसे हम पढ़ाएंगे आगे मैग्नेट वाले चैप्टर में। अभी के लिए आप इतना दिमाग में याद रखिए, ये क्लोज लूप बनाती है बट ये क्लोज लूप नहीं बनाती। तो सेकंड प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, क्लोज लूप, क्लियर। ये क्लोज लूप नहीं बनाती, क्लियर है। नोट करिए सेकंड पॉइंट, ये सभी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। बोलो समझ में आया दोनों पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म अ क्लोज्ड लूप, ठीक है। इसको रेस करें। थर्ड, अगर मान लो कोई सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, फॉर अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां पे टर्मिनेट होगी, स्पेस में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट टर्मिनेट, डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस, स्पेस में टर्मिनेट नहीं होती है। तो टर्मिनेट कहां पे होगी, टर्मिनेट ओनली, टर्मिनेट ओनली एट इन्फिनिटी, याद रखना इसको, ठीक है ना। कहां पे टर्मिनेट होगी, इन्फिनिटी पर, बहुत दूर जाकर के टर्मिनेट होगी। मतलब जैसे यहाँ पे चार्ज रखा है तो कहीं यहाँ पे खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा, है ना। बहुत दूर निकल जाएंगे आप, मतलब कहाँ पहुंच गए, इन्फिनिटी पे। मतलब इस रूम के बाहर चले गए तो कहाँ पहुंच गए, इन्फिनिटी पर, क्लियर। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कहाँ पे, समझ में आया। छोटा चार्ज अगर है यहाँ पे, उसकी फील्ड कहाँ तक होगी, इस रूम तक। अब कहीं के रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगी तो नहीं खत्म होगी, रहेगी, लेकिन बहुत दूर निकल जाएंगे तो कहाँ पहुंच गए, इन्फिनिटी पर, क्लियर। तो टर्मिनेट कहाँ पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इन्फिनिटी पर, स्पेस में टर्मिनेट नहीं होगी। ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ, और सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होगी कहाँ से, इन्फिनिटी से। कहाँ से स्टार्ट होती है, नेगेटिव चार्ज के लिए, ठीक है ना। तो उसको याद रखना। ये थर्ड पॉइंट हो गया, इरेज करें। ओके, फोर्थ पॉइंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस gives the
मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब आप फील्ड लाइंस को काउंट करके बता सकती हो, है ना, कि उस चार्ज की मैग्नीट्यूड कितना है। क्लियर? ओके, चलिए इस पर एक एग्जांपल लेते हैं, कैसे इसको समझें। जैसे मान लो ये प्लस क्यू है चार्ज, सिर्फ इस चार्ज को दो फील्ड लाइंस निकालने की क्या है, कैपेसिटी है। इसके पास कितनी कैपेसिटी है? हाँ, दो फील्ड लाइंस। अगर वही मैं आपसे पूछूं, अगर हम चार्ज को डबल कर दें 2q, तो कितनी फील्ड लाइंस निकलेंगी? तो कहोगे 4 निकलेंगी। एक फील्ड लाइंस ऐसे निकाल दोगे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। क्लियर है ना? इसका मतलब यही है। तो ये मैग्नीट्यूड बढ़ा कि नहीं बढ़ा? पहले प्लस क्यू था, बाद में 2q हो गया, तो प्लस क्यू से दो फील्ड लाइंस निकला, तो प्लस 2q से कितना निकलेगा? 4 फील्ड लाइंस। क्लियर? अच्छा, प्लस क्यू से अगर हम 4 फील्ड लाइंस निकाल रहे हैं, कितनी 4 फील्ड लाइंस? 4। तो प्लस 2q से कितना निकालेंगे? कोई शक तो नहीं है किसी का? हाँ, कितना निकलेगा? 8। श्योर है? वेरी। इससे कितने निकाल देंगे? 8। 4 ऐसे निकलता था पहले प्लस क्यू से, अब डबल हो गया। मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो कितना निकाल देंगे? 8। बना लीजिए, ये है एग्जांपल। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बन गया? ओके, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जेईई मेंस पर, ठीक है। वो क्वेश्चन हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ जाए, वैसे आएगा तो नहीं, लेकिन फिर भी मान लेते हैं, है ना। कंपटीशन में क्वेश्चन है तो कंपटीशन में ही आएगा। क्वेश्चन ये है, यहाँ पे है चार्ज Q1, क्या है? Q1, और यहाँ है चार्ज Q2, ठीक है। यहाँ से ऐसे फील्ड लाइंस निकली हुई है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है। आपसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ Q1 and Q2, that is Q1 by Q2, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने मैं रख रहा हूं। फर्स्ट नंबर दिया 2, 1/2, -2, -1/2। कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। 1/2 जल्दी बताइए आंसर। तो यहां से फील्ड लाइंस निकल रही है ना, है ना। तो इससे कितनी फील्ड लाइंस निकल रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है ना
Q1 ये कितना दिया है 8, ठीक है, इससे निकल रही है तो ये पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है, तो इसे हम लोग क्या लेंगे, प्लस में लेंगे, है ना। और यहाँ से क्या हो रही है, इस पे टर्मिनेट हो रही है तो ये नेगेटिव चार्ज वर्क नहीं हुआ, तो मॉड ऑफ Q2 कितना दिया हुआ है, इस पे 4 फील्ड लाइंस आ रही है तो 4 ही है, ये मैग्नीट्यूड है, ये सिर्फ नंबर बता रही है। तो आपसे मॉड ऑफ Q1 अपॉन Q2 नहीं पूछा है, आपसे Q1/Q2 पूछा है, तो Q1 का साइन पॉजिटिव रखेंगे, क्या रखेंगे, पॉजिटिव, ऐसे लगाएंगे, 8 लगा देंगे, ये माइनस होता है तो यहाँ पे क्या लग देंगे, माइनस, कितना है 4, तो कितना जाएगा ये -2, बोलो सही है। तो Q1/Q2 कितना आएगा, क्लियर। अगर Q ये पूछा, अगर ये पूछता मॉड ऑफ Q1 अपॉन मॉड ऑफ Q2 तब कितना होता, तो कहते 2 हो जाता, क्लियर। ये कितना होता 8/4, यानी 2 आ जाता आंसर, क्लियर है ना। इस बात को ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड की टर्म्स में दिया है तो प्लस बताएंगे, तो साइन से मतलब नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बतानी है, क्लियर। और सिर्फ चार्ज दिया, डायरेक्टली चार्ज का रेशियो, इसका मतलब साइन भी इंक्लूड होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ओके, नोट कर लिया। पेरेस करें इसको का डन, ओके, तो हम इसे करेंगे पेरेस। कितनी प्रॉपर्टीज हो गई बेटा, 4। 5th नंबर प्रॉपर्टी वाली हेडिंग, 5th नंबर हेडिंग क्या है, पॉइंट लिखना है, 5th नंबर। प्रॉपर्टी लिखिए, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर दिया हुआ है कहीं पर भी, अगर हम वहां पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, क्या ड्रॉ कर देते हैं, टेंजेंट, तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो लिखिए ड्रॉ अ टेंजेंट, ड्रॉ लिखिए, ड्रॉ अ टेंजेंट, ठीक है ना, अ टेंजेंट at a point of electric field lines, at a electric field line, tangent at a point of electric field lines gives the direction of electric field at that point, जैसे हमने कहा कि ये फील्ड लाइंस है ना, हमने कहा पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, इन तीनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करना आता है, तो टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, टच करता हुआ एक एरो ऐसे, इस पॉइंट को टच करता हुआ एक एरो यहाँ बना देंगे, ऐसे एक यहाँ एरो बना देंगे, एक एरो यहाँ बना देंगे, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए का डायरेक्शन इधर है, मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस डायरेक्शन में, क्लियर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मतलब ईच पॉइंट पर डायरेक्शन क्या मिलेगा आपको, डिफरेंट मिलेगा। ये है ए का इलेक्ट्रिक फील्ड ए, ये बी का इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी, और सी का इलेक्ट्रिक फील्ड ई सी, क्लियर, अच्छे से क्लियर हुआ,
नोट कर लीजिए। Properties number 6. Two field lines can never intersect to each other. मतलब एक फील्ड लाइन ऐसे गई हुई है ना, और एक फील्ड लाइन ऐसे चली जाए, तो ये सही है कि गलत है बेटा? ये फील्ड लाइन अगर आप नहीं बनाते हो तो वो गलत है, टोटली रॉन्ग है ना, रॉन्ग है। और कोई अगर ऐसा बना दिया तो क्या करेंगे? कोई ऐसा बना दिया मान लो, तो उसने महापाप कर दिया, है ना? क्या कर दिया? महापाप कर दिया, ऐसा बना दिया, बहुत बड़ा गलत काम किया था, और वहां पे मार्क्स कटने तय है ना? ठीक है। तो अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं सर रीजन क्या है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो इसी पॉइंट अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ड्रॉ करें तो दो टेंजेंट मिलेंगे। एक टेंजेंट मिलेगा इस डायरेक्शन में, इसे E1 कह लो, और एक टेंजेंट मिलेगा इस डायरेक्शन में, देखो ऐसे E2। तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डायरेक्शन हो गए? तो क्या सही है? ये भी गलत ही है ना। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज इफ दे डू या इफ दे इंटरसेक्ट, then at the point of intersection there will be two direction of electric field which is impossible. Clear? ये इसका रीजन लिखेंगे। तो पूछता है एग्जाम में कभी भी एक नंबर पूछ लेता है कि why two field lines can never intersect to each other, है ना? दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों नहीं कर सकती? तो क्या रीजन लिखेंगे? at the point of intersection, लिखेंगे बिकॉज करके, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यही बना लीजिएगा, है ना? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन, देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इम्पॉसिबल, which is impossible। ठीक है ना? वो क्या है? impossible है। ये डायग्राम बना लीजिए, देखिए दो डायरेक्शन में दिखाया है ना, एक ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दिया। कितने टेंजेंट मिल गए? दो। दो टेंजेंट का मतलब दो डायरेक्शन, और दो डायरेक्शन भी पॉसिबल है पॉइंट पे? नहीं है ना। एक पॉइंट पर सिर्फ एक डायरेक्शन, देखो क्लियर? ये हो गया 6 नंबर प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, electric field lines become perpendicular, become perpendicular to the surface of charge, to the surface of charge। ठीक है, जैसे कि प्लस क्यू चार्ज है, मान लीजिए, है ना? ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये इसका सरफेस है, ये क्या है? सरफेस। तो यहाँ जो फील्ड लाइंस निकलेगी वो क्या होगी? इस सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर रहेगा, यहाँ से निकलेगी तो भी क्या होगा? परपेंडिकुलर। यहाँ भी
परपेंडिकुलर मतलब कभी भी क्रॉस मत निकालना, क्या हो जाए गलत, ऐसे मत निकालना क्रॉस, ऐसे गलत हो जाएगा। क्लियर? कोई कंडक्टिंग प्लेट है ना, ये भी क्या है, चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ जो फील्ड लाइन निकलेगी ये भी सरफेस है ना, चार्ज सरफेस, तो यहाँ से भी क्या निकलेगी, परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे। सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज या चार्ज कंडक्टिंग बॉडी, ये भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो डायग्राम बना ली दोनों को, तो हमेशा फील्ड लाइंस को परपेंडिकुलर ही निकालना है, ठीक है। चाहे सरफेस चार्ज का सरफेस हो या कोई कंडक्टिंग बॉडी हो, उन सभी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, कितने पॉइंट्स हो गए, 8 नंबर लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड become zero inside the conductor under electrostatic condition। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन अगर है तो जो कंडक्टिंग बॉडी है, चार्ज कंडक्टिंग बॉडी है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। जैसे मान लो ये क्या है, कंडक्टर है, क्या है ये, कंडक्टर है, ठीक है। जब आप उसको चार्ज प्रोवाइड करोगे, क्या प्रोवाइड करोगे, चार्ज, तो चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके सरफेस पर, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। जब चार्ज ही अंदर नहीं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो, और कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास नहीं करेंगी। तो फील्ड लाइंस अगर निकालोगे तो यहाँ से निकल जाएंगे ऐसे, अंदर कोई फील्ड लाइंस नहीं बनेगी, इधर फील्ड लाइंस निकल जाएंगी, फील्ड लाइंस यहाँ से स्टार्ट होगी, अंदर कोई भी फील्ड लाइंस नहीं होगी। क्लियर ना, याद रखना। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन मतलब चार्ज एट रेस्ट, चार्ज यहाँ पे क्या है, रेस्ट में है, मोशन में नहीं है। क्लियर, इस बात को ध्यान रखना। कितने प्रॉपर्टी हो गए, 8। नोट कर लिया, वीडियो स्टॉप करके। चलिए, प्रॉपर्टीज तो बहुत है, लेकिन अभी 2 और दिखाएंगे और इसी पर 2 और या 3 एंड कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 8। चलिए, इस पर भी एक एससी वर्मा में क्वेश्चन है, तो शायद एक क्वेश्चन जेई मेंस से भी आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, ये कोई कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है, और एक फील्ड लाइंस ऐसे निकली हुई है, यहाँ से ऐसे 1, यहाँ से 2, 3, इसमें से ऑप्शन ए है, कौन सा फील्ड लाइंस इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सही कौन सा है, कौन सा फील्ड लाइंस सही है, क्या सेटिस्फाई कर रहा है, रूल्स के अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है,
कौन सी फील्ड है? सेकेंड वाला कैसे? हाउ? वीडियो पॉज करके आपको ट्राई करिए। तो इसमें ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहां से ये फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है और इसकी फील्ड लाइंस अंदर नहीं है, मतलब ये भी फॉलो करनी, जो रूल्स है उसको फॉलो कर रहा है, यहां से भी 90 डिग्री में निकल रही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नंबर 4 ये सेटिस्फाई कर रही है जितने भी प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, सबको सेटिस्फाई कर रही है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? 4। ये भी कॉम्पिटिशन में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हो। नोट कर लिया? बोलो, नोट कर लिया? क्लियर हुआ ये? ओके, कितने पॉइंट्स हो गए? 8। 9 नंबर, क्लोजेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्लोजेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस represent strong electric field and farthest to the weak electric field। क्लियर है? जो फील्ड लाइन बहुत क्लोज होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? स्ट्रांग होगी। जहां पे फील्ड लाइन ज्यादा दूर दूर होगी वहां पे क्या होगा? वीक होगा। ठीक है ना? इस पर एससी वर्मा में न्यूमेरिकल है, बढ़िया सा एससी वर्मा की बुक में दिखाता हूं। एक फील्ड लाइन देखो ऐसे गई हुई है, ऐसे निकल गई है ना? कुछ इस तरह से, क्लियर? ऐसे एक फील्ड लाइन ऐसे निकली हुई है, ऐसे। यहाँ पॉइंट है ए, ये बी, ये सी। बताइए, ऑप्शन में दे रहा हूं, ई ए ग्रेटर देन ई बी ग्रेटर देन ई सी, ऑप्शन 2 ई ए लेस देन ई बी लेस देन ई सी, थर्ड ई ए इज इक्वल टू ई बी greater than EC, fourth number EA is equal to EC greater than EB। कौन सा ऑप्शन राइट है? जल्दी वीडियो पॉज कर बताइए आप लोग, कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर फील्ड लाइन उतना ही क्लोज है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगी। यहाँ फारदेस्ट फील्ड लाइंस है, ये फील्ड लाइंस क्या है? दूर दूर है, तो यहाँ पर वीक है, तो ये बराबर ये है और वीक है, तो इससे क्या है? ज्यादा है दोनों। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना? चलिए एक लास्ट प्रॉपर्टी तरफ बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। इसको मैं एरेज करने जा रहा हूँ और आप लोग आई होप कि नोट कर लिए हैं सब लोग, है ना? तो फील्ड लाइन जहां पास पास होंगी वहां क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। जहां दूर दूर होगा वहां पे क्या होगा? वीक। क्लियर है ना? ये सब क्वेश्चन क्या रखना, कॉम्पिटिशन में कभी कभी आ जा सकते हैं। टाइम क्या होगा? 30। ठीक है, इरेज करेंगे। टेन नंबर प्रॉपर्टीज। देखिए लास्ट प्रॉपर्टी, पैरेलल, स्ट्रेट,
पैरेलल, स्ट्रेट एंड इक्वी स्पेस्ड फील्ड लाइंस represent uniform electric field समझ आ रहा है? पैरेलल होनी चाहिए, लाइंस क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए मतलब सीधी होनी चाहिए, और फील्ड लाइंस के बीच जो गैपिंग हो ना वो सब इक्वल हो, इक्वल स्पेस में हो। देखिए कुछ इस तरह से ये स्ट्रेट है ना बेटा, अब एक हमने फील्ड लाइंस इसी के पैरेलल ऐसे बना दिया, अब जितना गैपिंग यहाँ पे है उतना ही गैपिंग और लेकर के हमने एक फील्ड लाइंस और बना दिया स्ट्रेट इसी के पैरेलल, इतना ही गैपिंग और हमने लेकर के ऐसे बना दिया, इतनी ही गैपिंग लेकर के हमने एक और फील्ड लाइंस खींच दिया, है ना? तो ये क्या है? पैरेलल है आपस में, स्ट्रेट है, इक्वी स्पेस में है, तो ये ऐसे फील्ड लाइंस को हम लोग कौन सा क्या कहेंगे? ऐसे फील्ड लाइंस को ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसा जहां भी देखिए तो आप क्या करेंगे? कहेंगे ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब बनाना होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ऐसे, ठीक है ना? एग्जाम में आपको कह दिया जाए कि ड्रॉ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे बनाना है, ठीक है ना? अब अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा? वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना? अगर ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है वो तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसा में कोई भी चीज मिस्टेक कर दे यहाँ पे, थोड़ा लाइन टेढ़ी कर दे, नॉन यूनिफॉर्म बन जाएगा। लाइक दिस, एक फील्ड लाइन ऐसे गई हुई है, एक फील्ड लाइन ऐसे गई हुई है, ऐसे गई हुई है, यहाँ से ऐसे जा रही है, ठीक है ना? फिर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है, तो ये क्या है आपका? ये है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो नॉन यूनिफॉर्म ऐसे बनेगा, क्लियर है? इक्वी स्पेस नहीं रहेगा, स्ट्रेट तो रहेगा लेकिन पैरेलल नहीं रहेगा, है ना? तो कोई भी एक कंडीशन तीनों में से नहीं फॉलो करेगा तो वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है ना? और हमें नॉन यूनिफॉर्म बहुत कम यूज करना पड़ता है, अधिकतर हमें क्या यूज करना पड़ता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज करना पड़ता है, ठीक है ना? यही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है? नोट कर लिया इसको। तो हम इरेज करते हैं और बढ़ते हैं टॉपिक में थोड़ा सा आगे। एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे छोटा सा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया हुआ है और सीबीएसई बोर्ड में आया भी है क्वेश्चन। तो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए, है ना, एक छोटा सा थ्योरी डिराइव करेंगे, है ना? थ्योरी है छोटी सी, उसका नाम है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आ गया ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? बोलो आया कि नहीं आया? तो अब मैं यूनिफॉर्म अगर बनाऊंगा तो आप समझ जाएंगे यूनिफॉर्म है। और अच्छा, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब सब जगह इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी ना वो डिफरेंट नहीं होगी, वो सब जगह इक्वल होगी। इक्वल मैग्नीट्यूड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बस यही है, सिंपल सा। तो हेडिंग लगाएंगे आप लोग, मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल in a uniform electric field, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। ये मान लेते हैं कोई प्लेट है, मेटल की है, मतलब कंडक्टर प्लेट है। इस प्लेट की लेंथ क्या मान लें? L। कितना लेंथ मान लेते हैं? L लेंथ की प्लेट है ये।
इस पर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, और इस पे हमने दिया है नेगेटिव चार्ज। तो अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से निकलती हैं? टर्मिनेट कहां पे होंगी? तो यहाँ से फील्ड लाइंस निकली ऐसे, यहाँ पे टर्मिनेट हो गई। हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे सब जगह यहाँ पे भी निकलेंगे, यहाँ पे खत्म हो जाएंगी, और यहाँ क्या बनेगा? पैरेलल। क्या बनेगा? पैरेलल इक्वी स्पेस फील्ड लाइंस बनेगी। मतलब यहाँ पे क्या बनेगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है ना? पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव पर टर्मिनेट हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सब जगह कितना हमने मान लिया? E। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे सब जगह? E, E, E सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E है। ठीक है, इतनी बात क्लियर? अब मैंने क्या किया, या मैंने सोचा यहाँ पे कि यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल, यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल माइनस Q को मैं परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर थ्रो करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? ऐसे, और इसको यहाँ हम एक वेलोसिटी देंगे, हाई स्पीड v या v नॉट कह लेते हैं, ठीक है, v नॉट कहते हैं। और उस स्पीड से मैं चाहूंगा कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इसको फील्ड को क्रॉस कर जाए। क्या कर जाए? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल क्रॉस कर सकता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही वो एंटर्स करेगा उस पर लगेगा एक फोर्स, बड़ा है ना। कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उस पर क्या लगेगा? फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं हम कहानी से। इसको हमने वेलोसिटी दिया कितना? v नॉट। कितना दिया वेलोसिटी? और ये इतनी स्पीड है, मैं चाहूंगा कि ये सीधे बिल्कुल क्या करे? ऐसे, सीधे ऐसे, है ना, इस पाथ से सीधे निकल जाए, क्रॉस कर जाए। क्या ये क्रॉस कर पाएगा? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा, ये स्पीड है इसके अंदर, उस स्पीड की तरफ थोड़ा सा बढ़ेगा तो, लेकिन जैसे ही स्पीड एंटर्स किया तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुंचेगा, तो नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। वो लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं पे है, वहां नेगेटिव चार्ज आपने रखा, तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? ऐसे है, तो इसका अपोजिट किधर होगा? क्लियर ना? तो नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स किधर रहेगा? ऊपर की तरफ। ये सोच रहा है कि नेगेटिव चार्ज सोच रहा है कि मैं धीरे धीरे स्पीड से मैं आगे निकल जाऊं, लेकिन जैसे ही यहाँ घुसा, ये शक्ति यहाँ की काम करना शुरू कर देती है, ऊपर खींचती ऊपर तरफ ऐसे, आगे थोड़ा खींचा, आगे बढ़ा और खींचा, तो इससे खींचने से क्या होगा? इसके वेलोसिटी में डिफरेंस आएगा नहीं आएगा? वेलोसिटी चेंज होगी ना, इसकी स्पीड क्या होगी? उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? अपने पाथ से भटक जाएगा बेचारा। क्या होगा? अपने पाथ से भटक जाएगा। इसको मिल गई कोई जादुई शक्ति खींच रही है ऊपर इसको, है ना। तो मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर क्या कर रहा है? इसको खींच रहा है। इसकी वजह से इसका जो पाथ है ना, वो कुछ ऐसा होता जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्लियर? क्रॉस तो कर जाएगा, स्पीड इतनी है क्रॉस कर जाएगा, लेकिन जिस पाथ से मैं जा रहा था उस पाथ से न जा करके थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, कर्व पाथ को फॉलो कर लिया। किस पाथ को? कर्व पाथ को फॉलो कर लिया। अब यहां पर आप लोग सोच रहे हैं कर्व पाथ मतलब कैसा पाथ दिख रहा है? पैराबोलिक पाथ। यहां पे आ जाती है काइनेमेटिक्स 11th क्लास। अब काइनेमेटिक्स का खेल शुरू होता है। यहाँ पे किसका खेल? काइनेमेटिक्स का। समझ में आ रहा है? ये फोर्स, ये डाइवर्ट क्यों हो रहा है बेटा? क्योंकि फोर्स लग रहा है। किधर? यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ खींच रहा है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ फोर्स लगा रहा है, हर जगह ईच पॉइंट पर फोर्स लगा, जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो जाए? बाहर ना हो जाए। तो
तो यहाँ से देखो प्लेट ये है, यहाँ से ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ये क्या हो गया, बाहर हो गया इस पॉइंट से, है ना, तो इस पॉइंट से ये बाहर हो गया। अब ये नहीं फोर्स लगेगा, है ना, जहां से ये बाहर हो गया क्या अब भी फोर्स लगेगा? बोलो, जब आप इस गुफा को क्रॉस कर जाएंगे, है ना, ये जादुई गुफा था ना, इसको क्या करेगा, ये जब क्रॉस कर जाएगा तो क्या होगा, अब फोर्स लगेगा, आप नहीं लगा तो खुला खुली सांस लेगा और आराम से निकल जाएगा। अभी तो यार बंदी सूझी रहा था, खींच रहा था, बस भागने की कोशिश कर रहा था स्पीड से, क्लियर। तो अब यहाँ जब क्रॉस कर जाएगा तो अब ये सीधा निकल जाएगा, जो डायरेक्शन मिल गया यहाँ से निकलने पर उसी डायरेक्शन में ये आगे बढ़ेगा, क्लियर। तो हमें क्या ऑब्जर्व करना है, जहां से ये इंटर्स किया इस प्लेट के यहाँ से इस स्टार्टिंग पॉइंट से और प्लेट के एंडिंग पॉइंट पर, यहाँ तक एंडिंग है ना, यहाँ तक इसका मोशन को देखना है, क्लियर ना। तो इसका मोशन कैसा दिख रहा है, वन डायमेंशन है कि टू डायमेंशन है, जल्दी बताइए। टू डायमेंशन, क्योंकि इसका पाथ कैसा बन गया बेटा, कर्व शेप बन गया, और कर्व शेप का जो भी पाथ होता है वो हमेशा क्या होता है, टू डायमेंशन वाला होता है। देखो समझ में आ रहा है ना, क्लास 11 वाला पैराबोलिक मोशन याद आ रहा है ना, तो वही यहाँ पे हम खेल खेलेंगे इसके साथ, है ना। अब यहाँ पे हम मोशन इन प्लेन का कॉन्सेप्ट, काइनेमैटिक्स का कॉन्सेप्ट सब लगा देंगे, है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, पढ़ा नहीं पढ़ा है, v इक्वल टू u प्लस at s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। तो जिसकी जरूरत जहाँ पे पड़ेगी वो अप्लाई कर देंगे, है ना। तो जरूरत के हिसाब से देखेंगे। पहले कुछ ये हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, फोर्स कितना लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है ना, तो फोर्स कितना लगेगा, कहोगे चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड QE, बोलो यही होगा ना। ये किस डायरेक्शन लग रहा है बेटा, इस डायरेक्शन में। अगर इस वाले डायरेक्शन को मैं क्या कहूँ, y एक्सिस, और इसको मैं कह देता हूँ x एक्सिस, तो इसका मोशन दो तरह से हम देख सकते हैं, एक x डायरेक्शन में और एक, और इसको क्रॉस करने में टाइम कितना लगा, t टाइम, लेट टाइम टेकन टू क्रॉस द फील्ड, क्रॉस द फील्ड इज t। इस फील्ड को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा बेटा, t टाइम लगा, क्लियर है ना। मतलब अगर बात करें ये जो डिस्टेंस है ये किधर है, x एक्सिस में है, तो इस प्लेट के लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा नहीं करेगा, किस डायरेक्शन में, x एक्सिस में, यानी x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, प्लेट के बराबर लेंथ कवर करेगा, बोलो कवर करेगा, किसके बराबर, भाई यही से चला है ना, और इसको क्रॉस किया है, तो क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, t टाइम। तो अगर मैं इसमें चेक करूं कि x एक्सिस में मतलब इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कहोगे जितना प्लेट का लेंथ है सर उतना ही ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है कि नहीं, कितने टाइम में, t टाइम, क्लियर। ये x एक्सिस में है। अच्छा, अब y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो जहां से बाहर निकल रहा है, यहां से इस पॉइंट से, लास्ट एंडिंग पॉइंट से, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस निकाल लो, ये डिस्टेंस कितना है नहीं पता है, इसको y मान लीजिए, क्या मान लीजिए, y मान सकते हो, बोलो क्या मान सकते हो, y एक्सिस में क्या मान लोगे, y। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा है ना, पहले तो कुछ नहीं था ना, y डायरेक्शन पहले कुछ नहीं था, पहले सीधे जा रहा था बेचारा, जब फोर्स लगना शुरू हुआ तब ये डिस्टेंस ट्रेवल करना शुरू किया, यहाँ से वो ट्रेवल करते 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 लास्ट में फाइनली इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम में, t टाइम में, क्लियर, क्योंकि क्रॉस करने में टाइम लगा। तो y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, y, और x डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया,
एल। कितने टाइम में दोनों? टी टाइम। क्लियर? तो इसके मोशन को हम तोड़ेंगे दो पार्ट में, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन। क्लियर ना? तो पहले लिखेंगे अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन। क्लियर? एक्स डायरेक्शन में तो इनिशियल वेलोसिटी कितना लिया हमने इस डायरेक्शन में, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u कितना होगा? v नॉट इनिशियल वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? s l के बराबर। क्या इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन मिलेगा? नहीं है, है ही नहीं। तो यहाँ एक्सेलरेशन x में क्या है? 0। तो यहाँ अगर हम लगाते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at², तो एस एस कितना है? l। ये है आपका v नॉट इंटू टाइम t माना हमने, एक्सेलरेशन 0 तो ओवरऑल ये 0, तो टाइम कितना जाएगा? l बाई v नॉट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना टाइम लगेगा, ये हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया, और यही टाइम y डायरेक्शन में भी लगेगा। ठीक है ना? तो x डायरेक्शन भी ये हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया। नोट कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है? ड्रॉ कर लीजिए। तो ये था x डायरेक्शन में, क्या आपने टाइम कैलकुलेट कर लिया, और यही टाइम y डायरेक्शन में, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में भी यही टाइम लगेगा। कितना? l बाई वी नॉट। अब जब अलोंग y डायरेक्शन की बात करेंगे, अलोंग y डायरेक्शन, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी कोई थी? नहीं थी। हमने ये सोचकर फेंका था कि ये x में ही चलेगा, है ना? तो y में तो कोई वेलोसिटी नहीं है ना, तो y के लिए इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। अच्छा, एक्सेलरेशन होगा नहीं होगा? होगा। फोर्स लग रहा है ना, मास भी होगा इसका, हम m लेट कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन होगा y डायरेक्शन में कितना? फोर्स बाई मास, यानी QE बाई m। क्लियर है? डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हैं आप? y डिस्टेंस। तो वही फार्मूला लगाएंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे y, ये 0 प्लस 1/2 QE बाई m इंटू टी स्क्वायर, मतलब फाइनली QE बाई 2m इंटू टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर बना देंगे सेकंड। नोट कर लीजिए, कितना आएगा? y इक्वल टू QE बाई 2m इंटू टी स्क्वायर। ठीक है? इक्वेशन नंबर सेकंड नोट करिए, इक्वेशन नंबर सेकंड तक ऊपर से मेरेज कर रहे हैं, और जो t की वैल्यू निकाला है ना अपने बेटा, इसकी वैल्यू t, इस t की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड y की जो वैल्यू मिलेगी 1/2 QE बाई m, l बाई v नॉट का स्क्वायर कितना होगा? l स्क्वायर बाई v नॉट स्क्वायर। ये वर्टिकल जो डिफ्लेक्शन है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन ये मिल गया हमें, कितना मिल गया? वर्टिकल डिफ्लेक्शन y इक्वल टू 1/2 QE बाई m इंटू l स्क्वायर बाई v नॉट स्क्वायर। क्लियर? नोट कर लीजिए। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, ठीक है ना? और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो पहले यहाँ तक बढ़िया से इसको रिवाइज करिए, अच्छे से घर जाके इसको सेल्फ प्रैक्टिस करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको बढ़िया से अंडरस्टैंड करिए, पढ़िए, सीखिए उसको, ठीक है? इसके आगे भी हमको कैलकुलेट करना है कि जो ये एंगल बना रहा है, जिससे ये बाहर निकल रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये एंगल कितना होगा, और जब निकल जाए तो बाहर निकलेगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी हमने कितना लेट किया? स्मॉल होगी। तो ये v और थीटा भी कैलकुलेट करना है।
क्लियर ना? कैलकुलेट करने के बाद एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो आज के सिलेक्शन में बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, इसी में आगे बढ़ेंगे हम। ऑल द बेस्ट।